देखिए चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, भस्म तथा क्या, लवण। अब यहाँ पर अम्ल क्या है, कि आप लोग को हम बता रहे हैं अम्ल क्या होता है, जिस पदार्थों को आप खा सकते हैं और उस खाने में यदि स्वाद में वो खट्टा लगे, समझ जाइएगा कि ये क्या है, अम्ल है। अब उसमें कौन सा अम्ल है उस पदार्थ पर निर्भर करता है। हाँ, इसमें कौन सा है अम्ल, लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, मौलिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल होते हैं। तो हम लोग क्या खाद्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, फल खाते हैं, उपस्थित होता है। आप लोग हम लोग जानते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब खाना को यदि सुबह से लेकर शाम तक छोड़ देते हैं, गर्म नहीं करते हैं, वो भी खाना में क्या होता है, उसकी स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी खट्टापन आने लगता है। यानी इसमें क्या है, उसमें भी कोई ना कोई अम्ल क्या हो रहा है, पनप रहा है। अम्ल की जो पहचान है तो क्या कह रहा है, समझिएगा अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। मतलब कि वैसा पदार्थ इसका जलीय विलयन बाद में क्या हो, खट्टा हो, और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। अम्ल का पहचान समझ गए। जिन जिन पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, खा सकते हैं, और उन पदार्थों में यदि क्या हो, खट्टापन हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्लियर है। और अम्ल क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करता है। किससे, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और ये नीले लिटमस को, कौन, अम्ल, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। एसिड जो है ना, वो लेटिन शब्द से लिया गया है, तो है वो कहां से लिया गया है, लेटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा। अर्थ क्या होता है, खट्टा। यानी क्या, जिन जिन पदार्थों में खट्टा उपस्थित होता है, जिन पदार्थों में खट्टा उपस्थित होता है, वह सारा का सारा उसमें कैसा गुण है, अम्लीय गुण है। क्या है, अम्लीय गुण है। कोई दिक्कत है इसमें। कोई आपसे पूछेगा कि अम्ल क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि जिन पदार्थों को खाने पर या जिस पदार्थ में खट्टापन का मात्रा उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे में हम लोग आम खाते, जैसे नींबू है, अम्ल है, नींबू है ना, अचार है, अम्ल है, सिरका अम्ल है। ये सिरका का जानते हैं, ये सिरका क्या चीज से बनता है जानते हैं ना आप लोग, हाँ, गन्ना या जामुन के रस से। क्योंकि जामुन में जब हम खाते हैं, खट्टापन भी रहता है और मीठापन भी रहता है, उससे क्या किया जाता है, सिरका बनाया जाता है। और इस सिरका का उपयोग सबसे ज्यादा जानते हैं कहाँ पर होता है, तो मार्केट में हम लोग जो अचार देखते हैं, मार्केट में अचार देखते हैं ना, डब्बा में किसान का है या विभिन्न कंपनियां का है, उसको खट्टापन करने के लिए, जल्दी खट्टापन करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सिरका मिलाया जाता है। इतना ही नहीं है, आम है, नहीं है, आम है, लीची है ना, आंवला है ना, हाँ, करेला खट्टापन होता है, देखिए कड़वा होता है, करेला में क्या होता है, कड़वा होता है। हाँ, इमली है, मान के चलिए। हाँ, ये सब आपका क्या है, इन सब खाने वाले भोज्य पदार्थ में क्या है, खट्टापन उपस्थित होता है। हाँ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या होता है, अम्लित होता है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय पदार्थ। दिक्कत है नहीं। अब क्या है कि भस्म, अब क्या आपका भस्म क्या कहता है, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन बाद में क्या हो, कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भस्म कहते हैं। और ये भस्म जो है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। यानी क्या, कि जो भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण बनाता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े ना उदासीनीकरण, वहां पर क्या पढ़े थे, जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, तो लवण जल के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करता है। यहाँ पर भी है कि भस्म किसे कहते हैं, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। स्वाद में कड़वा, देखिए
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूना, टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट क्यों, इसमें क्या होता है, भस्म का मात्रा होता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारे शरीर में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल केवल भोजन को ही पचाने में मदद नहीं करता है, साथ ही साथ हमारे भोजन में जो जीवाणु या विषाणु जो जाता है अन्न के, क्योंकि हम लोग यदि हाथ को साफ करके नहीं खाते हैं तो कुछ गंदगी तो जाता है, उसको भी नष्ट करने में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। और यदि उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा यदि हमारे शरीर में कभी बढ़ जाती है तो हमारे गैस में क्या, हमारे शरीर में क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होने लगता है। और उस गैस को खत्म करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, भस्म का। तो हम लोग एसी लोग खाते हैं, टेंटोप खाते हैं ना, ये जितना भी गैस का दवाई है ना, उन सभी गैस के दवाई में क्या उपस्थित होता है, भस्म। तो उसका काम ही है कि हमारे पेट में जो बनी अम्लीयता है उसको क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। क्लियर है। अब कड़वा में केवल इतना थोड़ी है, मिर्च खाते हैं ना हम लोग, वो भी क्या है, कड़वा है। और करेला खाते हैं ना हम लोग, जो भोज्य पदार्थ है, करेला खाते हैं ना, इसमें क्या है, कड़वा लगता है। ये सब क्या है, भस्म के कारण है। टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं क्या हम लोग, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं ना, किस लिए करते हैं कि हम लोग जो खाना खाए रहते हैं, खाना खाने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना, वो हमारे दांतों पर क्या हो जाता है, जम जाता है। और उस जमे हुए अम्लीय को हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, हटाने का कार्य करते हैं, साफ करते हैं, तब हमारा मुंह क्या लगता है, फ्रेश लगता है। जब तक आप लोग देखते होंगे, जब तक आप मुंह नहीं धोइए रहेगा ना, तो मुंह क्या पिच पिच करते रहता है, यानी क्या उसमें लस्सापन ज्यादा होता है, यानी क्या अम्लीयता है उसे। और जब हम लोग मुंह साफ कर लेते हैं, क्या होता है, क्या होता है, हमारा मुंह क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। करेला, उसके बाद क्या, नीम का दतमन नहीं करते हम लोग, नीम का दतमन नहीं है, करवा है कि नहीं है, ठीक है, भस्म उपस्थित है। इसलिए मैं कहता है कि नीम के दतमन क्या करने के लिए, ब्रश करने को धोने के लिए। क्यों, क्योंकि नीम में क्या है, एक तो उस अम्लीयता को हटाता है और साथ ही साथ उसमें जो यदि कोई जीवाणु है दांत को यदि खराब करने वाला है तो भी क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। और हमारा क्या होता है, दांत अधिक दिनों तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ये तो आप चख करके, लेकिन क्या है ना बच्चों, सभी चीज को हम चख नहीं सकते। क्या सभी चीज को चख सकते हैं, नहीं चख सकते हैं। तो फिर आखिरकार अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना, अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे समझेंगे कि ये अम्ल है और कैसे समझेंगे क्या ये भस्म है। आप लोग समझ गए कि अम्ल का पहचान क्या हुआ, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भस्म कहते हैं। क्लियर है। तो अम्ल और भस्म को केवल खा करके ही क्या पता नहीं किया जा सकता है, तो रासायनिक विधि में भी हम देख करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अम्ल क्या ये भस्म है। अब समझिए, कहता है कि NaOH का उपयोग, कहता है Na, ये जो क्या है आपका भस्म है, ये आपका क्या है, भस्म है, का उपयोग लुगदी, कागज, कपड़े, पानी के खारापन को दूर करने में किया जाता है और साबुन और डिटर्जेंट बनाने साथ बीमारियों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए क्या NaOH का, ठीक है। फिर है QH, ये भी भस्म है आपका। छता का उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने, पेंट बनाने, वार्निश बनाने, रिमूवर, रिमूवर समझता है ना, नहीं समझते हैं, रिमूवर जैसे आप लोग नेल रिमूवर होता है, यानी नेल पॉलिश को क्या करने के लिए, वहां पर क्या हम लोग यदि कोई रंग लगा चढ़ा दिए हैं, है ना, यदि उसको रंग को क्या करना है, उतारना है, वहां पर भी क्या है, रिमूवर का उपयोग किया जाता है। वो भी क्या होता है, भस्म होता है, उसमें क्या रहता है, QH की
मात्रा उपस्थित होती है। बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट बनाने में, फिर है चूना का उपयोग, क्या घर को टूथपेस्ट का उपयोग दांत की अम्लता क्या चीज करने में, नष्ट करने में इसका क्या क्लियर है। भस्म का क्या है काम, हाँ भस्म का कार्य क्या है, अम्ल का कार्य क्या है। अम्ल तो आपका कार्य क्या हुआ, अम्ल का, अम्ल तो सीधे आप समझ जाइए क्या, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, और जो उसका कार्य क्या है कि धातु से अभिक्रिया करके तो क्या करेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मुक्त, क्लियर है। और भस्म का काम क्या है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल के साथ साथ है सर्जन करता, क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब है विद्युत अपघटय। विद्युत क्या है, अपघटय क्या होता है, समझिएगा। विद्युत अपघटय क्या होता है, कहता है सुनिए, कहता कि वैसा जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है, भस्म हो सकता है, या तीनों हो सकता है। किसी पानी में जलिए ना, जल का मतलब क्या, आप जल ले लीजिए, मान के चलिए आप क्या लीजिएगा, जल, तो जल में क्या कर सकते हैं, अम्ल भी मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। जल में क्या कर सकते हैं आप, भस्म भी मिला सकते हैं, हाँ, या जल में क्या आप लवण भी मिला सकते हैं। अम्ल का देखिए, अम्ल मतलब क्या है, जैसे बैटरी वाला पानी, सॉरी बैटरी में जो उपयोग एसिड प्रयोग होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, पता है ना, बैटरी में अम्ल का उपयोग होता है ना, बैटरी जो हमारा चार्ज होता है इसके कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, और उसमें मिनरल वाटर देते हैं, क्या देते हैं, वो पानी अलग होता है, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, उस पानी को हमारा शरीर क्या पचा नहीं सकता, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है, 7, पढ़ना है पीएच मान, पीएच क्या होता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या देखते हुए मिनरल वाटर का और उपयोग होता है, जैसे इंजेक्शन सब डॉक्टर सब लगाते हैं, वहां भी उसका पानी क्या होता है, उस इंजेक्शन के साथ ही रहता है। कि हम नल से पानी का उपयोग नहीं करते हैं, हो सकता है कि नल वाला पानी में अम्लता हो, हो सकता है कि क्षारीयता हो, ठीक है ना, इसलिए वहां पर मिनरल वाटर का किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब मतलब मान के चल जल है तो जल में अम्ल भी मिला सकते हैं, जल में भस्म भी मिला सकते हैं, और जल में क्या लवण, लवण मतलब नमक, नमक क्या है मेरा, लवण है। भस्म क्या है, जल में टूथपेस्ट मिला तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो वही कहता है कि वैसा जलीय विलयन, लेकिन तीनों में क्या होना चाहिए, जल उपस्थित होना, विलयन तो बनाएंगे, विलयन क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे, तो विलयन में तो दो ही चीज होता है, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक, यानी एक होता है घुलने वाला, दूसरा घुलाने वाला। ये जो जल है आपका, ये क्या आपका घुलाने वाला है, और ये जो है आपका ये क्या है, घुलने वाला है, क्लियर है। तो जब विलयन बनता है तो विलय और विलायक के मिलने से बनता है, तो यहां पर कहा था कि जलीय विलयन होना चाहिए, यानी जल उपस्थित होना ही चाहिए। अब उसमें आप अम्ल मिला दीजिए, चाहे भस्म मिला दीजिए, चाहे लवण मिला दीजिए, हाँ, इससे विद्युत धारा, जिससे होता है चालन होता है, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन आता है। वैसा जलीय विलयन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद, प्रवाहित यदि करें तो उसे क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटय कहते। जैसे में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब भी जल में मिलाएंगे तो उसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल में मिलाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे तो विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्या कहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पानी लिया है, अब दो गो पोल होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो पता है ना कि आपको प्लस वाला को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और माइनस वाला को क्या कहते हैं, एनोड, एनोडीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जिसके कारण क्या है, इस पर ऋणात्मक चिन्ह है, और कैथोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए उस पर कैसा प्लस का चिन्ह, समझिए। तो यहाँ पर क्या है,
जल ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया, मिला दिया, और 2 को क्या किया, पोल रख दिया, देखो धन पोल एगो। अब इसमें क्या किया, यहाँ पर बैटरी लगा दिया, तो इसमें धारा क्या होने लगा, प्रवाहित होने लगा। इसको हम लोग जांच सकते हैं, तो आप ही घर में जांच सकते हैं ना। इसके लिए कीजिएगा क्या, क्या कीजिएगा, इस बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में पानी ले लीजिएगा और नमक ले लीजिएगा, पानी को नमक में डाल दीजिएगा। अब उससे क्या कीजिएगा, बैटरी ले लीजिएगा, बैटरी का एगो नीचे में रहता है, एगो ऊपर में, 2 पोल रहता है ना, नीचे ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है। बैटरी का क्या है ना, यहाँ पर ऐसे उठा हुआ रहता है ना, उठा हुआ रहता है ना, उठा हुआ, यानी ये जो उठा हुआ है यानी क्या है, ये धन वाला है, इधर नीचे चपटा रहता है, ये क्या आपका ऋण वाला है। हाँ, यानी ये आपका क्या है, कैथोड है, ये क्या है आपका एनोड है ना। ये आपका क्या है, प्लस वाला कैथोड, और ये क्या है, एनोड है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, एगो बल्ब कोई सा टॉर्च में जो बल्ब लगता है ना, तो इसमें लगा कर देखिएगा कि बल्ब जलता है कि नहीं, उतना बल्ब तो छोड़ दीजिएगा, टेस्टर है केवल, उसमें डाल दीजिए विद्युत धारा प्रवाहित, टेस्टर जल गया तो इसका क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यदि टेस्टर नहीं जला, टेस्टर समझते हैं ना, टेस्टर में बल्ब लगा रहता है, टेस्टर में बल्ब लगा रहता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री होते हैं ना, वो सारे उनके पास क्या रहता है, टेस्टर रहता है, क्योंकि वो ही पहले जांचते हैं कि किस तार में करंट यानी क्या बिजली विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जांच लेते तभी जाकर के वो काम करते हैं। उसी तरह आपको भी जांचना है, आप टेस्टर से क्या कीजिएगा, जांचिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका विद्युत अनअपघटन, यानी क्या, वैसा यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन नहीं करता, यानी क्या, उसमें पानी मिला दो, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघटन कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल, दारू पीते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब दारू का मतलब नहीं, एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज भी हम लोग पीते हैं ना, और ग्लूकोज आता भी है, चढ़ता भी है, ग्लूकोज चढ़ता है ना डॉक्टर साहब, चढ़ता है ना, पानी में ग्लूकोज मिलाया जाता है कि नहीं मिलाया जाता है, उससे भी विद्युत धारा। यूरिया हम लोग यूज करते हैं ना, यहाँ पर खेतों में, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ पर क्या कहता है कि वैसा यौगिक जिनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब क्या, जल के साथ उसका बनाइए एल्कोहल, जल के साथ, जल में ग्लूकोज मिला दीजिए, जल में यूरिया को मिला दीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। प्रकार के क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघटय कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, विद्युत अनअपघटय। अब आयनन है, तो क्या है, कहता है जल द्वारा विद्युत अपघटय का आयनों में विघटन होना, विघटन मतलब टूटना, जस्ट पढ़ाया ना कि एक घन होता है, वो हीन होता है, वही कहता है कि जल द्वारा विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का मतलब क्या, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब आयनों में विघटन होने क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते। और कहता जिसमें अणु की मात्रा अधिक होती है, का आयनन। अणु क्या है, आप लोगों को पढ़ना है, यहीं पर इसी चैप्टर में पढ़ना है, तनु अम्ल और सांद्रम। हाँ, तनु अम्ल और सांद्रम। तनु अम्ल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सांद्र अम्ल में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, और अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, कम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तनु वर्ड यूज किया गया है। तनु का मतलब क्या, अम्ल क्या ज्यादा, और जल आपका क्या, आप तो हम पीछे पढ़ा है ना, विद्युत अपघटय, वैसा विलयन, हाँ, वैसा जलीय विलयन जिसमें क्या हो, अम्ल या क्षार या लवण मिला हो, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाह हो जाए, तो क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय। यहाँ तो अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, जल की मात्रा क्या है,
तो यहाँ पर जल और अम्ल मिला हुआ है तो विलयन तो हो गया ना। इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या है, अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसमें क्या होगा, विलयन की भी क्षमता क्या हो जाएगी, क्या है, कोई दिक्कत है। समझ लीजिए यहीं पर कि विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का मतलब क्या, वैसा जलीय विलयन जिसमें वैसा जलीय विलयन जिसमें क्या हो, अम्ल मिला हो, लवण मिला हो या क्षार मिला हो, तीनों मिला हो, और उसके विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तब तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटय कहलाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कहलाएगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघटय। और आयनन का मतलब क्या, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, ज्यादा हुआ ना कम हुआ, जिसमें ज्यादा होगा क्या कहलाएगा, आयनन कहलाएगा। यानी क्या, उसकी क्या है, अधिक है, उस विलयन की आयनन क्षमता क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर वही कहता है कि जल द्वारा विद्युत अपघटय का आयनों में विघटन होना। आयनों का मतलब क्या, धन और ऋण का क्या होना, अलग अलग होना। जितना अधिक होगा उसकी, उस क्रिया को तो कहते हैं आयनन, और जितना अधिक होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, आयनन की क्षमता। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब है, आपको हम अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि अम्ल और क्षार की पहचान। हर वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। तब उसमें क्या हुआ, एक नियम दिया, कौन, आर्हेनियस साहब। तो उन्होंने कहा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एवं भस्म की पहचान। अब उनका पहचान देखिए क्या कहता है, कहता है कि अम्ल किसको कहते हैं, कहता है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या, H+ देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समझिएगा। है कि आर्हेनियस साहब कहते हैं, पता है कि हर वस्तु को हम लोग चख नहीं सकते हैं। अब जैसे बैटरी में पानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो लगता है, बैटरी में लगता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग पर लेंगे जिए जल जाएगा। जिस कपड़ा पर आप डाल दीजिएगा वो कपड़ा क्या हो जाता है, जल जाता है। हमारे तो शरीर पर तो हम तो जी पर उसको ले नहीं सकते हैं। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो काफी खतरनाक होता है, वो हम जी पर चख हमारे शरीर में जरूर बनता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम अलग से शरीर में नहीं डाल ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सब क्या होता है, खतरनाक होता है, काफी खतरनाक होता है। क्या उनको फिर पहचानेंगे कैसे, उनको पहचानने के लिए कह रहा है आर्हेनियस साहब, यदि कोई अम्ल है जल में यदि घुल करके, जल में घुल करके यदि H+ आयन दे, क्या दे, H+ आयन दे, तब तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो H+ आयन नहीं देगा तो हम अम्ल नहीं कहें। तो दिक्कत है यहाँ तक। देखिए ऐसे में जैसे में लिखिए तो HCl का चिन्ह जल में है ना, क्या करेगा, H+ और जल। दूसरा ये क्या है, आपका नाम भी लिखते जाइएगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब से जल से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में परिवर्तित होता है। दूसरा लिखिए HNO, ये भी क्या करेगा, जल में अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, H+ और NO3-। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक क्या अम्ल। क्लियर है। फिर का और लिखिए H2SO4 क्या, क्या, ये क्या करेगा, जल में घुलकर H++ क्या
SO4 क्या आगे लिखिए H3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक ये भी आपको जल में घुल कर क्या बनाता है H3O माइनस क्या H प्लस। फिर H3O4 ये भी आपको जल में देगा और क्या देगा H प्लस 4 क्या ये आपका हो गया क्या और क्या देखिए ये सभी का सभी जितना भी एग्जाम्पल है समझिएगा ये सभी का सभी जितना भी एग्जाम्पल है क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट का क्या आयन बनता है। ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनता है। उसी तरह क्या एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक सॉरी एथेनोइक अम्ल बोले या इसको कार्बोक्सिलिक ये आपका क्या है दो कार्बन है ना एथेनोइक अम्ल क्या है एथेनोइक अम्ल तो आपको जल में घुल करके क्या हाइड्रोजन आयन देता है। फॉस्फोरिक अम्ल तो जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन देता है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन देता है वह सारा का सारा क्या है अम्ल है। क्या है अम्ल का पहचान आप लोगों को समझ में आ गया। H प्लस आयन दे वो क्या है हमारा अम्ल है। किसके अनुसार आर्हेनियस के ये पूछता है बार बार अम्ल और भस्म की पहचान बताइए किसके अनुसार आर्हेनियस के अनुसार। तो आप लोग को आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा देना है कि वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल क्या करके घुल करके क्या H प्लस आयन देता है तो हम लोग क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे उसको क्या कहेंगे अम्ल। ठीक है अब चलते हैं हम लोग कहां पर भस्म पर। देखिए भस्म क्या कहता है कहता है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या OH माइनस देता है तो हम लोग क्या कहेंगे भस्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग भस्म कहेंगे। जैसे में देखिए NaOH यानी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको क्या करेगा जल में घुलेगा और क्या Na प्लस और OH माइनस है ना क्या देगा Na प्लस और OH माइनस ठीक है ना KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी भाई साहब क्या करेंगे जल में घुलेंगे और K प्लस और OH माइनस देंगे। जहां भी देखिएगा कि OH है मत जाइएगा बच्चों क्या है ये भस्म है क्या है। जहां पर H प्लस देखिएगा वहां पर क्या समझिएगा अम्ल है। क्लियर है तो दिक्कत है इसमें और भी एग्जाम्पल लिखिए NaNH4 OH यानी NH4 मतलब अमोनियम अमोनियम क्या हाइड्रोक्साइड है ना।
ये भी भाई साहब क्या होंगे, जल में घुलेंगे। NH4 प्लस और क्या, OH माइनस। ठीक है ना। आप उसके बाद और लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का क्या, होल ट्वाइस। ये भी भाई साहब क्या करेंगे, जल में घुलेंगे, क्या बनाएंगे, Ca प्लस 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 OH क्या, माइनस कितना, तो है ना, OH कितना, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 को माइनस हो गया, है ना। ये इस तरह से क्या होता है ना कि भस्म भी क्या होता है, जल में घुल करके क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका एक ही पहचान है, जहां पर OH माइनस हो, जहां पर OH माइनस हो, वो सारा का सारा क्या आपका भस्म है। अम्ल का पहचान, जिसमें H प्लस आयन हो, कब, जब जल में घुलकर, कब, जल में घुलकर। और भस्म का क्या पहचान है, जब जल में घुलकर क्या दे, OH माइनस दे, OH माइनस दे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, भस्म कहेंगे। कोई दिक्कत है। देखिए अगला क्या है, अब कोई पूछेगा कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है, नहीं अंतर है, कुछ अंतर नहीं। अंतर क्या है, भस्म में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यानी क्या, यानी इसमें यदि इस भस्म में यदि हम लोग क्या कर दे, जल मिला दे, हाँ, ये बन जाएगा क्या, यानी भस्म में जल की मात्रा कम है और क्षार में जल की मात्रा क्या होती है, क्लियर है, समझ गए। तो जिस भस्म में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे क्षार कहते हैं। अर्थात भस्म में जल मिलाने से क्या होता है, क्षार का निर्माण होता है। भस्म और क्षार में कोई अंतर नहीं है, अंतर क्या है, केवल जल की मात्रा, अंतर है जल की मात्रा। यदि जल कम है भस्म कहलाएगा, इसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है क्या है, अम्ल और भस्म में क्या अंतर। देखिए अंतर क्या क्या है, देखिए अम्ल, ये अम्ल है आपका, और ये क्या आपका भस्म है। कहता कि ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, कौन, अम्ल। और ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या, नीले लिटमस को क्या कर देता है, और ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, क्या कर देता है, क्लियर है। अब कहता है ये कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवणों को अपघटित करके लवण तथा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जबकि प्रबल क्षार को गर्म करने पर ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। फिर है ये जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और ये जल में घुलकर क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या, H प्लस, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, OH माइनस देता है। ठीक है, हम लोग जो है जल में घुलकर क्या देता है, H प्लस ही नहीं देता है, और ये भस्म जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस। किसके किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। फिर कहता है कि अम्ल जो है ना धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, गैस मुक्त करता है कि ये जो अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से। जैसे में चलो, जैसे में Zn जिंक है ना, HCl से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, Zn क्या, Cl2 प्लस क्या, तो यहाँ पर नीचे में लिखते हैं क्या, जैसे में क्या है आपका, देखिएगा इसका हम लोग करते हैं, जैसे जिंक है और HCl है। आपको तो पता है ना कि जिंक क्या है, हमारा धातु है, जिंक क्या है हमारा, और HCl हमारा क्या है, अम्ल है। कहता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस, ये जो देखिए क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये मुक्त करेगा, कौन, अम्ल। इसे धातु से अभिक्रिया करके ये जो ZnCl2 जो है, ठीक है, हमारा ZnCl2 है ना, इसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन। यहां पर क्या, ये धातु इससे अम्ल से अभिक्रिया किया, ZnCl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया।
अभिक्रिया में यही कहा था कि धातु इसमें जो है ना अम्ल से अभिक्रिया क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको बैलेंस करना तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बन जाएगा 2H 2 Cl तो 2 चल Zn एक ही है तो Zn। इसमें कहता है कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी मुक्त, कुछ धातु ही, सभी धातु नहीं। जैसे में देखिए, यही देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, तो धातु देखिए जैसे Zn है ना, क्या है Zn प्लस क्या NaOH, ये भी बनाता है क्या, ये आपका बना लेता है Na2ZnO2 प्लस कितना हाइड्रोजन गैस क्या करता है मुक्त करता है। ठीक है, अब इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो देखिए बन गया Zn एक है ना, 2 गो सोडियम 2 गो सोडियम, ऑक्सीजन कितना 2 तो 2 गो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कितना तो है ना। यानी क्या है, कहता है कुछ धातु भी क्या है आपको से भस्म से, ये आपका क्या हो गया धातु हो गया और ये आपका क्या हो गया भस्म हो गया। यानी धातु प्लस भस्म अभिक्रिया करता है तो क्या इधर हाइड्रोजन गैस क्या करता है मुक्त करता, भी क्लियर हो गया। फिर है अम्ल अधिकांश धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है लवण बनाता है, जबकि क्षार धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनता है, यानी क्या धातु के यहाँ पर क्या ऑक्साइड, समझो यहाँ धातु डायरेक्ट अभिक्रिया करता है, यहाँ पर क्या धातु के ऑक्साइड, यानी क्या पहले धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा, और उस ऑक्साइड क्या करेगा फिर भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण और जल का निर्माण। दिक्कत है इतना में।